हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज से हम राजस्थान जीके की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आरबीएससी बुक पढ़ेंगे। आरबीएससी बुक में क्लास 6 पढ़ने वाले हैं और आज से जैसे ही क्लास स्टार्ट हो रही हैं वैसे ही हम 10th तक की क्लास कंप्लीट करेंगे। यानी कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक जितनी भी राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसमें से हम चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करेंगे और 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास 6 हमारा राजस्थान। अध्याय 1 राजस्थान एक परिचय। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संघ हैं। तो हमारे देश में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश संघ हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। तो राजस्थान जो है वह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। तो 10.41% जो है वह राजस्थान में स्थित है भारत के कुल भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य टोटल कितने हैं, 5 है। कई बार काउंट मतलब पूछ लिया जाता है कि कितने पड़ोसी राज्य हैं, नाम नहीं पूछ के टोटल पूछ लिया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य 5 है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है, जो कि जैसलमेर पश्चिम तरफ स्थित है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है, 38,401 है ना, 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, हमारे राज्यों को कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है। तो 7 संभाग है हमारे राज्य के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तो राजस्थान की उत्तरी सीमा पर पड़ोसी राज्य कौन से हैं, पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तो पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की दक्षिण सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य कौन सा है। तो दक्षिण सीमा पर गुजरात स्थित है। पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की किस सीमा पर गुजरात राज्य स्थित है, या किस दिशा में स्थित है, या किस भाग में स्थित है। तो दक्षिणी सीमा पर या दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है 826 किलोमीटर है। और राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, 869 किलोमीटर है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम तक ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण तक कम है। तो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है 869 है, उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वह 826 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है।
धौलपुर। राजस्थान के धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार से धौलपुर जिला राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो धौलपुर जिला पूर्वी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले होता है? धौलपुर में होता है। और सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहाँ होता है? सबसे अंत में तो जैसलमेर में होता है। अगला प्रश्न है, जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुंझुनू। और कितने आते हैं जयपुर संभाग में जिले? 5 आते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है, काउंटिंग भी याद रखना है कि कितने आते हैं और कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं? जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 6 हैं। अगला प्रश्न, बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ हैं और टोटल कितने हैं? 4। अगला प्रश्न, अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक एवं नागौर। कुल कितने हैं? 4 जिले। कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ और कुल जिले हैं 4। इसी प्रकार से उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले जो हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़। कुल हैं 6। अगला प्रश्न है, भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले भरतपुर, करौली, धौलपुर एवं सवाई माधोपुर हैं और कुल हैं 4 जिले। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? जैसे कि हमने भी काउंटिंग की थी तो 2 में 6 आए थे, जो कि उदयपुर और जोधपुर हैं, जिसमें सबसे अधिक जिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? गंगानगर राजस्थान के उत्तर में स्थित है। राजस्थान के दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा स्थित है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो यहाँ बांसवाड़ा है, यहाँ गंगानगर है, पूर्व में धौलपुर है, पश्चिम में जैसलमेर है। राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित जिला कौन सा है? धौलपुर है। उसी प्रकार से राजस्थान के सबसे पश्चिम में स्थित जिला कौन सा है? तो राजस्थान के सबसे पश्चिम में स्थित जिला जैसलमेर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। यह कुल स्थलीय सीमा है, यानी कि राजस्थान का जितना भी विस्तार है उसका टोटल बताया गया है। इसी प्रकार से राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि जैसे ही हम मैप देखते हैं और हम जिस तरीके से मैप बनाते हैं और वो जो सीमा होती है, तो अंतर्राज्यीय जो सीमा है वह 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब से लगती है। राजस्थान के पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि 1070 किलोमीटर बताई गई थी वह पाकिस्तान देश से लगती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश एवं राज्यों को पाकिस्तान से अलग करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रेड क्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया था? आज़ादी के समय जब बंटवारा हो रहा था तब किया गया था, 17 अगस्त 1947 को। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या कितनी है? तो 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जिले हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान की सीमा है राजस्थान के किन जिलों को स्पर्श करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिलों को स्पर्श करती है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। अगला प्रश्न है, पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों के नाम बताइए। ये भी पूछा जाता है कि कितने जिले पंजाब राज्य के साथ राजस्थान के जो जिले हैं वह कितने हैं जो कि सीमा बनाते हैं? तो पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जो जिले हैं वह हैं 2, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान के पंजाब राज्य के साथ कितने किलोमीटर सीमा लगती है? 89 किलोमीटर की लगती हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कितने हैं? तो 7 जिले हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर है।
अगला प्रश्न, राजस्थान की हरियाणा राज्य के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जो जिले हैं वह कितने हैं? 2 हैं, भरतपुर और धौलपुर। नेक्स्ट, राजस्थान के उत्तर प्रदेश राज्य के साथ जो सीमा लगती है वह है 877 किलोमीटर, और यहाँ था हरियाणा के साथ। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य सबसे ज़्यादा बनती है मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ जो सीमा है वह कितने जिले हैं? 10 हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा। नेक्स्ट, राजस्थान की मध्य प्रदेश राज्य के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 1600 किलोमीटर की। गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों के नाम 6 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर एवं बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की गुजरात राज्य के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। अगला है, एकीकरण का क्या अर्थ है? तो सबको मिलाकर एक करना एकीकरण कहलाता है। सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह संभाग के हम पढ़ते हैं ना, अभी ऊपर देखा था कि उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो संभाग वह है जिसमें जिलों का समूह होता है। और क्यों बनाया गया है? अच्छे से शासन प्रशासन चलाया जाए। अगला प्रश्न, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में जो राजस्थान था वह किस में विभक्त था? तो प्राचीन समय में राजस्थान जनपद एवं अंचल में विभक्त था। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में जनपद एवं अंचल किस नाम से जाने जाते थे? तो भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जातियों के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में आर्यों ने किसे मिलाकर अपने राज्य एवं जनपदों का निर्माण किया था? यानी कि जो प्राचीन समय में आर्य थे वह किसे मिलाकर, उन्होंने मतलब क्या मिलाकर अपने राज्य एवं जनपदों का निर्माण किया था? तो छोटी छोटी जो बस्तियां थी उन्हें मिलाकर राज्य का निर्माण किया और जनपदों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कि कुछ जनपद हैं जिनका उल्लेख हमें महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में देखने को मिलता है, या फिर इन जनपदों का वर्णन महाभारत एवं संहिता ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मरु प्रदेश की जानकारी हमें किन ग्रंथों से प्राप्त होती है, या फिर मरु प्रदेश का जो वर्णन है वह किन ग्रंथों में है? ऋग्वेद सहित पौराणिक ग्रंथों में, रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो आर्यों का जो प्रारंभिक जनतंत्र था वह मरु प्रदेश था। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मरु प्रदेश में वर्तमान के कौन से क्षेत्र आते हैं? यानी कि जो वर्तमान के क्षेत्र हैं वे कौन से हैं जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। अगला प्रश्न है, जांगल प्रदेश में वर्तमान के कौन से क्षेत्र आते हैं? बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग। नेक्स्ट, जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो जांगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। अहिच्छत्रपुर का साम्य वर्तमान में किसके समान प्रतीत होता है? तो अहिच्छत्रपुर का साम्य जो है वह नागौर के समान प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, यादव वंश के बलराम एवं कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से होकर गुजरे थे? जंगल प्रदेश से होकर गुजरे थे, और पहले किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बलराम और कृष्ण जो थे वह यादव वंश के थे, और यह कहाँ गए थे? द्वारिका। द्वारिका जाते समय यह जंगल प्रदेश से होकर गुजरे थे। अगला प्रश्न, किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे बैराट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, अलवर एवं जयपुर के मध्य कौन सा जनपद स्थित था? तो अलवर एवं जयपुर के मध्य मत्स्य जनपद स्थित था। नेक्स्ट,
मत्स्य स्थान का वर्णन किस यात्री के द्वारा किया गया या फिर किस विदेशी यात्री के द्वारा किया गया था? चीनी यात्री युआन चांग के द्वारा मत्स्य स्थान का वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग कौन से क्षेत्र में सम्मिलित थे? शूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। Oh no. अगला प्रश्न है, शूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर के समय में शूरसेन या शोरसेन का उल्लेख किनके द्वारा किया गया है? यूनानी लेखकों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रशस्ति में शूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो बयाना प्रशस्ति में शूरसेन नामक राजवंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु राजस्थान की वे कौन सी जातियां थी जो राजस्थान में आकर बसी? मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो थी वह सिकंदर के आक्रमण के पश्चात राजस्थान में आकर बसी और पंजाब और टक से आकर बसी थी। अगला प्रश्न, शिवी जाति ने किन क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित किया था? आधुनिक उदयपुर के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश। अगला प्रश्न, शिवी जनपद की राजधानी थी मंजमिका या माध्यमिका? शिवी जनपद की राजधानी थी। माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव से। नेक्स्ट है, शिवी जनपद को अन्य किन नामों से जाना जाता है? मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अर्जुनायन का आधिपत्य था? तो अर्जुनायनों का जो आधिपत्य था वह भरतपुर और अलवर क्षेत्र में था। नेक्स्ट है, अर्जुनायनों ने किसके साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था? मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। नेक्स्ट है, मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा था? टोंक जिले में था। मालवों की शक्ति का जो केंद्र था वह टोंक जिले में था। अगला प्रश्न है, मालवों के दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है? नांदसा, भीलवाड़ा में स्थित है। किसका? मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख। योधेय राजस्थान के किस भाग का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था? तो उत्तरी भाग का गणतंत्रीय कबीला था। नेक्स्ट है, योधेय जनपद के पतन की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? बृहद संहिता में की गई है। प्राचीन शिव जनपद वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ नाम से, मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है शिवी जनपद क्षेत्र को। वर्तमान समय के कौन से जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक मेवाड़ क्षेत्र पर किस वंश का राज्य रहा है? गुहिल, सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। नेक्स्ट है, मेवाड़ की राजधानियों के नाम बताइए जो समय समय पर रही हैं। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि। अगला प्रश्न, मेवाड़ क्षेत्र की बोली है? मेवाड़ क्षेत्र की बोली मेवाड़ी है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? तो राजस्थान के 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर तथा कनाड़ा का क्षेत्र। नेक्स्ट, दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या कहा गया है? वागट या वागड़ कहा गया है। अगला प्रश्न है, पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर तथा कनाड़ा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? वागड़ के नाम से जाना जाता है। वागड़ क्षेत्र की बोली है वागड़ी। नेक्स्ट है, प्राचीन मध्य प्रदेश कालांतर में क्या कहलाया था? मारवाड़ कहलाया था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? मंडोर जोधपुर में स्थित है, जोधपुर जिले में, वहां पर शासन किया था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौर वंश का आधिपत्य हुआ। अगला प्रश्न है, आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
प्राचीन काल में हाड़ौती क्षेत्र पर किस जनजाति का आधिपत्य था? तो मीणा जनजाति का आधिपत्य था। बूंदी का नामकरण कैसे हुआ? मीणा वंश जो था, मीणा वंश का बूंदा के नाम पर हुआ था बूंदी का नामकरण। अगला प्रश्न, कालांतर में चौहान वंश की किस शाखा ने हाड़ौती क्षेत्र पर अधिकार किया था? हाड़ा शाखा। अगला प्रश्न है, हाड़ौती क्षेत्र की बोली को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध रहा है? ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध रहा है। अगला प्रश्न है, कछवाहा वंश से पहले ढूंढाड़ क्षेत्र में किसका शासन रहा है? मीणा या और बड़ गुजरों का शासन ढूंढाड़ क्षेत्र में रहा है। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ क्षेत्र की भाषा है ढूंढाड़ी। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मेवात के नाम से जाना जाता है। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस जाति के नाम से जाना जाता है? या फिर कह सकते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मेव जाति के नाम से जाना जाता है। हो सकता है अलवर भरतपुर क्षेत्र के नाम से प्रश्न पूछ लिया जाए या फिर मेवाड़ क्षेत्र के नाम से प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपको दोनों याद रखना है। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती किसकी ओर से खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ा था? राणा सांगा की ओर से लड़ा था। हसन खान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो खानवा के युद्ध में हसन खान की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? माड या वल्ल नाम से जैसलमेर क्षेत्र को जाना जाता है। ये सभी IMP क्वेश्चन हैं। जोधपुर का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र गुर्जरत्रा के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर का दक्षिणी भाग। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ क्षेत्र को मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झुंझुनू सीकर चूरू वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? शेखावटी क्षेत्र के नाम से। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद। क्षत्रप शब्द का प्रयोग किस हेतु किया गया? प्रांत का मुखिया, राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त होता है। पूछा जा सकता है कि भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त होने वाला शब्द है क्षत्रप। इसे प्रांत के मुखिया के नाम से, राज्यपाल के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्ट करते हैं अध्याय 3, इतिहास जानने के स्रोत। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे आपको वन लाइनर ही मिलेंगे और इसके पहले जो 2 चैप्टर हैं वो भी वन लाइनर क्वेश्चन की हैं और क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसी में से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे चैप्टर वाइज और वन लाइनर क्वेश्चन ही रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम अध्याय 3, इतिहास जानने के स्रोत। फर्स्ट क्वेश्चन, इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास जानने के स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है। यानी कि प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हम किसी जगह का और वहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में समझ सकें या उनसे हमें कुछ हेल्प मिल सके, तो उसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अभिलेख शिलालेखों से। शिलालेख मतलब जो पत्थर की पट्टिकाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है। पाषाण शिलाओं से, पत्थर के बड़े बड़े खंडों से। यानी कि शिलालेख जो होते हैं पत्थर की पट्टिकाएं और पाषाण शिलालेख पे होते हैं पत्थर के बड़े बड़े खंड। स्तंभ, भवन, प्रतिमाओं, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। यानी कि इन जगहों से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। अभिलेख की क्या उपयोगिताएं हैं? तो ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि का नाम, घटना की तिथियां,
शासन कार्यों आज्ञाओं का हमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसा में जो लिखे गए अभिलेख होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो प्रतिहारों की जानकारी घटियाला अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, चौहानों का इतिहास की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो चौहानों के इतिहास की जानकारी बिजूलिया शिलालेख से प्राप्त होती हैं, या पूछा जा सकता है कि बिजूलिया शिलालेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन में रहेंगे चौहानों का इतिहास, तो आपको यही करेक्ट करना है। नेक्स्ट है, रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो चिरवाकी शिलालेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर कहाँ स्थित है? तो गणेश्वर नीमका थाना सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर से हमें कौन सी संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ताम्र संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, काले एवं लाल मृदभांड किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? काले एवं लाल मृदभांड जो हैं जोधपुरा, जयपुर, नौह, भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। नौह है, यहाँ पर टाइपिंग में आ की मात्रा लग गई है, तो नौह भरतपुर। अगला प्रश्न है, प्रस्तर फलक किस सभ्यता से प्राप्त हैं? तो प्रस्तर फलक जो है आहड़ सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं प्रस्तर और फलक, और गिलुंड सभ्यता से भी प्रस्तर और फलक प्राप्त हुए हैं। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहते हैं? ताम्रपत्र कहते हैं। पत्र है ना, तांबे के छोटे छोटे जो पत्र होते हैं वो, और दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो यह जो था यह जयानक के द्वारा रचित है। चौहान वंशों की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? पृथ्वीराज विजय से हमें चौहान वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। हम्मीर महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो यह नयन चंद्र सूरी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य से कौन से इतिहास की जानकारी मिलती है? चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की जानकारी हमें हम्मीर महाकाव्य से प्राप्त होती है। पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की जानकारी किस ग्रंथ से या किस महाकाव्य से मिलती है? तो हमें हम्मीर महाकाव्य से मिलती है। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई की रचयिता हैं? तो चंद्रवरदाई की रचयिता पृथ्वीराज रासो हैं, और ये सभी अब जो क्वेश्चन देखेंगे वह राजस्थानी साहित्य से संबंधित हैं। अचलदास खींची के द्वारा रचित रचना है वचनिका, अचलदास खींची के द्वारा रचित है। कानड़देव प्रबंध जो है वह पद्मनाभ के द्वारा रचित हैं। दलपत विलास के रचयिता हैं बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह। अगला प्रश्न है, खिड़िया जग्गा के द्वारा रचित रचना वचनिका खिड़िया जग्गा के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, ख्यात विषयक साहित्य से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो यहाँ ख्यात विषय जो होते हैं और जो यह साहित्य होता है इसमें राजवंशों की स्थापना, राजपूतों की राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि की इसमें जानकारी मिलती हैं। अगला प्रश्न है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक है कर्नल जेम्स टॉड। एग्जाम में पूछा जा चुका है और आ भी सकता है, तो आपको ये याद रखना है। पश्चिम भारत की यात्रा नामक रचना के लेखक भी कर्नल जेम्स टॉड हैं। अगला है, वंश भास्कर के लेखक हैं बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट है, वीर विनोद नामक रचना के रचनाकार हैं कविराज श्यामल दास। वीर विनोद रचना के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ राज्य का इतिहास नामक रचना के लेखक है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। मारवाड़ राज्य का इतिहास नामक इन्होंने रचना की है। और ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।